चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। तो कल देखे थे हम लोग कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ है 1930 में दांडी मार्च से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आइए, गांधी जी जब अपना आंदोलन स्टार्ट कर दिए, गांधी जी कितने तारीख को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़े? 6 अप्रैल। कब चलना शुरू किए थे? 12 मार्च। कहां से शुरू किए थे? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम कहाँ है? हाँ, गुजरात, अहमदाबाद में। अहमदाबाद और साबरमती, साबरमती नदी है ना, साबरमती नदी के इस पार साबरमती और साबरमती नदी के उस पार अहमदाबाद। अहमदाबाद। चलिए, तो कुल कितने दिनों तक गांधी जी का सफर रहा? 24 हो रहा है कि 26 हो रहा है? अरे भाई जोड़ लो, है ना, सीधा सीधा जोड़ना है। चलिए, जब गांधी जी आंदोलन छेड़ दिए तो उसके साथ ही पूरे इंडिया में हर जगह आंदोलन प्रारंभ हो गया। और बताए थे कि इस आंदोलन का क्या नाम था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कानून का उल्लंघन करना था, वो भी विनय पूर्वक। तो जहां कहीं भी जिस कानून से लोग त्रस्त थे उस कानून का उल्लंघन कर रहे थे। तो आइए देखते हैं कहां किस कानून से लोग त्रस्त थे और कहां किस कानून का उल्लंघन किया गया। तो इसमें है बहुत सारा, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है हम बता रहे हैं। लिखिए, सुनिए। तो पहला है पेशावर। पहला है पेशावर। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में। तो उस समय जो पेशावर था, उस समय जो पेशावर था वो कहाँ था? इंडिया में। उस समय तो पाकिस्तान नहीं ना था। उस समय तो आपका ये पाकिस्तान था नहीं। तो आइए देखिए, यहाँ आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां या बादशाह खां या सीमांत गांधी द्वारा किया गया। तीनों नाम को अंडरलाइन करिए। उनका रियल नाम था खान अब्दुल गफ्फार खां। ये ना सेकेंड गांधी जी कहे जाते हैं। ये सेकेंड गांधी जी, एक तरह से गांधी जी थे मुसलमानों में। तो खान अब्दुल, उनको ना सीमांत गांधी भी कहा जाता था। देखो लिखा है ना सीमांत गांधी। आए, वही फ्रंटियर को हिंदी में सीमांत कहा जाता है, या बादशाह खां भी कहा जाता है। तो देखो ये था इधर, इधर देखिए खान अब्दुल गफ्फार खां का इलाका था। ये देखिए, ये है इस्लामाबाद और ये है पेशावर। ठीक है, और इस राज्य का नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। इसीलिए इनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है। यहाँ जब आंदोलन हुआ तो मुख्य रूप से आंदोलन करने वाले मुसलमान थे। तो अंग्रेज क्या किया? हिंदू सैनिक को लगाया यहाँ और आदेश दिया कि इन पर गोली चलाओ। हिंदू सैनिकों ने सफा गोली चलाने से मना कर दिया। और कहीं होता तो हम लोग चल, लेकिन सीमांत गांधी पर या सीमांत गांधी के आदमी पर तो भले मर जाएंगे, हमको सेना से निकाल दो, तोप से उड़ा दो, लेकिन हम लोग गोली नहीं चलाएंगे। और पूरा सेना गोली चलाने से इनकार कर दिया।
ये इतने लोकप्रिय थे, ये अपने उत्तर पश्चिम भारत में सब सामाजिक सुधार आंदोलन चला रहे थे और लोगों के भलाई के लिए बहुत सारा काम कर रहे थे। आए गांधी हिंदू थे तो उसमें शक है? ओहो, तो मतलब एक पदवी टाइप का है, नाम है उनका खान अब्दुल गफ्फार खान, लेकिन उनका काम गांधी जी जैसा था, इसीलिए उनको सीमांत गांधी की उपाधि दी गई। ये उपाधि है, समझ में आया? आइए, इन्होंने यहाँ सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन चलाया। इसके लिए उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन बनाया। अंडरलाइन करिए, खुदाई खिदमतगार को। पूछेगा कि खुदाई खिदमतगार नामक पार्टी की स्थापना किसने की? तो सीमांत गांधी ने या खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये कहाँ था? पेशावर में, उत्तर पश्चिम भारत में उस समय के लिए। इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। इनके जो अपना अनुयायी थे वो लाल चोला टाइप का पहनते थे, तो इसीलिए इनको लाल कुर्ती भी कहा जाता है। अंडरलाइन कर दीजिए। देखिए, सोलापुर है, उसका काम नहीं है। धरसना का भी काम नहीं है। यहाँ धरसना में थोड़ा सा मामला गर्म हो जाता है कि सरोजिनी नायडू को भी बड़ी मार मारा था। यहाँ पर नमक कारखाना पर धरना दे रहा था लोग और लाठीचार्ज हो गया, जिसमें कि सरोजिनी नायडू भी घायल हो गई थी। सरोजिनी नायडू को अंडरलाइन कर दीजिए। पूछ देगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहां पर सरोजिनी नायडू ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया? तो आपका धरसना, गुजरात। हाँ, बिहार से हैं हम लोग, इसलिए बिहार में कौन सा कर चलाया जा रहा था? चौकीदारी कर। चौकीदारी कर के विरुद्ध है। ये चौकीदारी कर क्या था? गांव-गांव में गांव की रक्षा के लिए चौकीदार नियुक्त किए गए, रात में पहरा देने के लिए। तो वो सब ना रियल में चौकीदार नहीं था, अंग्रेज का जासूस था। अंग्रेज का जासूस था। तो क्या करता था? सब रात में पहरा देने के नाम पर गांव में घूमता था। हर घर में, जहां जिस किसी घर में से कोई रात में आवाज आए, कान लगा लगा के सुनते रहता था। और या जहां कहीं भी मीटिंग हो रहा हो, उसको भनक लगे, वहां अपना जाके चुपके से कि कौन क्या गुप्त बात कर रहा है, ये सब सुनते रहता था। तो इसीलिए कहावत बन गया, हाँ, दीवारों के भी इसी से बना है ये कहावत कि धीरे धीरे बोलो। तो रात में जिसे मीटिंग करता था, सुबह पुलिस पहुंच जाए, तब सब बड़ा ये हुआ कि भाई रात में तो कोनो आया नहीं, कोनो गया नहीं, आखिर पुलिस को भनक कैसे लग जाता है कि यहाँ ये मीटिंग हो रही है। तब अब ये सब चुपका चोरी लगाई चौकीदार पर। तब देखा सब कि अरे तो घूम घूम के सब घर में कान लगा लगा के सुनते चल रहा है। पहले का रात, चाहे अभी भी जब रात होता है तो एकदम शांत हो जाता है। अब पहले तो और एकदम शांत हो जाता था, एकदम सन्नाटा, कुछ नहीं। तो जरा कहीं भी भून भून अपना होता था तो आवाज आने लगता था। एक गुसल खाना, नाम सुने? गुसल खाना है, लैट्रिन को कहा जाता है ना। हाँ, तो पहले जो गुसल खाना बनवाया जाता था, इसलिए उसका नाम पड़ा
एकदम सर सबसे गुसल खाना मकान के भीतरी भाग। जहाँ नहाया जाता है उसको कहते हैं सर। तो फिर लोग हेलो। उसी जगह पर वैसा ही एकदम गुप्त जगह बनवाने लगे, ऐसा मीटिंग करने के लिए कि चारों तरफ से बाहरी दीवार न हो। इसीलिए हेलो। उसका नाम पड़ गया गुसल खाना। वहां अपना सब गुप्त बात होती। रात में सब हेलो। जितना क्रांतिकारी थे चाहे नेता थे अपना इकट्ठा होके ये करते थे कि बाहर के दीवार से कोई संपर्क न रहे, नहीं तो दीवार के भी कान। जब पता चल गया कि चौकीदार ही सब कांड करा रहा है, तब बोला ये आंदोलन में कि भाई हमको ये सब चौकीदार नहीं चाहिए, तू चौकीदार हटाओ, हम लोग चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे, हम लोग अपने से अपने गांव का सुरक्षा करेंगे, हम लोग अपने से अपने गांव की सुरक्षा करेंगे। तो यही था चौकीदारी कर, मैंने जनता के पैसा से ही जनता पर जासूसी करने के लिए लगाया गया था। आगे चलिए। डाकू से लुटवा देता था वही, या डाकू से रक्षा करवाएगा? अंग्रेज से बड़का डाकू कौन था? बाथरूम को, जो भी हो, लेकिन उसका यूज गुप्त मीटिंग के लिए किया जाता था। आई हम नहीं कर रहे हैं, सब एनसीईआरटी में लिखा है। पुराना वाला जो एनसीईआरटी था ना, अब तो नया वाला टिकड़िंग पिकड़िंग कर दिया। नया वाला एनसीईआरटी दिखाएंगे ना, बहुत बढ़िया पुराना वाला लिखा है, 12th का, बहुत बिपिन चंद्रा का। नंदन को होगा, हम तो कार्यभार 20 साल पहले सब सौंप चुके हैं ना। अब तो इसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है इसी का यूज करते रहते हैं। आइए, तो बिहार हो गया, गुजरात। हाँ देखिए, यहाँ गुजरात में बारदोली में, गुजरात के बारदोली में ये बारदोली सत्याग्रह चल रहा था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेता बन के उभरे, और वहां की बारदोली के महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर भूमि कर अदा न करने का आंदोलन चलाया जा रहा था। इसी आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरे। इसी आंदोलन के दौरान यहाँ की महिलाएं इन्हें सरदार की उपाधि दी। इसे बारदोली सत्याग्रह भी कहा जाता है। अंडरलाइन कर दीजिए। इसे बारदोली सत्याग्रह भी कहा जाता है। एक मिनट जरा सा। आइए,
कमजोर बनाए। तो कांग्रेस को कमजोर बनाने के लिए सभी दलों का एक मीटिंग बुलाया गया और जिसका नाम पड़ा गोलमेज सम्मेलन रखा गया लंदन में। तो कांग्रेस को भी निमंत्रण मिला जी। गांधी जी या कांग्रेस जितना भी नेता थे वो तो जानते थे कि अंग्रेजों का मेन मकसद है बात में उलझाना और कांग्रेस को कमजोर दिखाना, ना भारतीयों को कुछ देना। तो क्या हुआ ली, कुछ कह रहे हैं? हाँ सर। क्या? नहीं सर, कुछ नहीं कह रहे हैं। अच्छा, तो गांधी जी बोले कि देखो वहां जाने वाने से कोई फायदा वैदा है नहीं, जाने दो इस सबको। तो अंबेडकर, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, बाकी जितना था सब पहुंच गया और कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया। कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया। अब मेन मकसद था कांग्रेस को नीचा दिखाना। अब कांग्रेस की तरफ से जब कोई नहीं गया तो समझ लो कि 95% इंडिया नहीं गया, वो सब बाकी 5% में था। तो फिर मीटिंग का कोई मतलब है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन ऐसे खत्म हो गया, जा उसका कोई नतीजा नहीं निकला, है ना। अब मान लो बैच चल रहा है, 50 लड़का है, 45 गो ना है, खाली 5 गो है, 5 गो से बैच चलेगा नहीं ना। तो वही था, जब कांग्रेस नहीं गया, मेन मकसद था कांग्रेस ही, आंदोलन तो कांग्रेस चला रहा था, आंदोलन तो ये सब चला नहीं रहा था, तो समझौता इसी से करना था। तो कुछ नहीं। तब हुआ कि और आंदोलन यहाँ जोर पकड़ा कि नहीं नहीं हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे, हम लोग लंदन वंदन नहीं जाएंगे। तब उस समय यहाँ का वायसराय था इरविन, वायसराय था इरविन से कहा गया कि किसी तरह गांधी को मनाओ और लंदन ले आओ। इरविन से वहां से आदेश आया कि किसी तरह मनाओ। अब इरविन को जब मिला तब इरविन गांधी जी को बुलाता है समझौता करने के लिए यही इंडिया में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि वायसराय गांधी जी को समझौता करने के लिए बुला रहा है। इसका मतलब कि अंग्रेजों के मन में कांग्रेस का डर बैठ गया। और इसी समय जब गांधी जी इरविन से समझौता करने जाते हैं तो पंजाब के जो युवा थे उनको बचाने के लिए भगत सिंह को बोले थे कि जब तक इस बात पर राजी अंग्रेज नहीं होगा कि भगत सिंह को फांसी नहीं दिया जाएगा, आपको उस पर सिग्नेचर नहीं करना है। डिमांड था। तो गांधी जी को लात जूता भी मारा था इस बात के लिए। तो एक तो अंग्रेज जो है, हाँ पूरा बच गए थे उस समय, मार देता सब, जा रहे थे उधर तो कराची तरफ हमला कर दिया था लोग। तो इसी समय होता है गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले डिमांड रखा गया कि आंदोलन के दौरान जितना भी बंदी है, राजनीतिक बंदी, जितने नेता को अरेस्ट किया गया है, सबको रिहा किया जाए। पहले सबको रिहा किया जाए। वो सब क्या किया है, और जब वो लोग रिहा होने लगा, जेल से छूटने लगा, तो ऐसा लग रहा था वो सबके स्वागत में ना पूरा मोहल्ला, पूरा शहर उमड़ गया। लग रहा था जैसे कि रियल में देश आजाद हो गया। चारों हर जगह जेल के बाहर जिंदाबाद जिंदाबाद पूरा। और उस समय तो स्कूल और कॉलेज ये सब का झंझट नहीं ना था, सब बेरोजगार अपना बैठा हुआ था, जहां ऐसा मौके मिले चलो भाई जिंदाबाद मुर्दाबाद अपना। अरे पहले तो खेती बाड़ी न करना था, काम कौन सी था।
मोबाइल था नहीं कि घर पर बैठ के मोबाइल चलाए, ना टीवी उवी था, कुछ नहीं था, लाइने नहीं था, लाइन था बहुत कम था। तो एकदम ऐसे लग रहा था कि जैसे देश आजाद हो गया। ये देख के और अंग्रेज तिलमिला गया, सवारी का हो गया, ये तो और उल्टा होता जा रहा है। लेकिन गांधी जी का वो जो डिमांड था भगत सिंह वाला, उसको अंग्रेज नहीं माना। भगत सिंह और वो दो लोग मारा था बम ना वो तो दूसरा थे, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त, हाँ खुदीराम बोस, और दोनों लोग असेंबली में बम मारा था। और उसके बाद उनका कहानी सुनाएंगे। देखो वो सब न रियल हो, भारत माँ का सुपूत था वो लोग, भाई सब तो नेता मदारी खाली। असेंबली चल रहा था, उसमें धुआं वाला बम खाली सीट पर मारा। वो लोग धुआं वाला बम मारा था, किसी को मारने के लिए नहीं। क्यों? अंग्रेजों के मन में खौफ बैठाने के लिए कि देखो धुआं वाला बम खाली सीट पर मार सकते हैं तो तुम पर भी मार सकते हैं, नींद से उठो और हमारी बात को सुनो। और वो लोग चाहता तो बम मार के आसानी से भाग सकता था, लेकिन भागा, गिरफ्तारी दिया। पूछा गया कि भाई तू लोग बम मार के भाग सकते थे तो भागे क्यों नहीं, गिरफ्तारी क्यों दिए? बोला कि भाग जाते तो हमारा मकसद पूरा नहीं होता। हम लोग अरेस्ट हुए, अब अदालत में पेपर में हम लोग बयान देंगे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, तब जाके ये पूरे देश के अखबार में छपेगा। वो लोग बयान दिए कि देश को आजाद करने के लिए क्या करना होगा। और उस समय के लड़कों पर, हर सबके दिमाग, दिलो दिमाग पर ये लोग छा गया। देखो आज भी है कि भगत सिंह का नाम लेते ही मैंने लगता है कि हाथ में तलवार आ गया। अब तो तलवार का जमाना गया, फिर भी मैंने एकदम सीना चौड़ा हो जाता है लड़ाई के लिए, जैसे आदमी तैयार हो जाता है। नहीं, अब वही जवाहरलाल नेहरू, तुरंत रोए गिर जाता है। भगत सिंह, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। तो सोचिए भगत सिंह को एक जीवन मिला था। ऐसा थोड़े कि ये वाला फांसी, अच्छा ये वाला फांसी चढ़ जाते हैं अगला बार से भाग जाएंगे मार के। सोचिए एक जीवन मिला था बेचारा, और बच्चा भी, उम्र भी नहीं था, 17-18 साल उम्र था। अब फांसी पर आए, 23 साल, बताओ 23 साल की उम्र में देश के लिए फांसी पर चढ़ गया। उसको क्या मिला, उसके परिवार को क्या मिला, किसके लिए कुर्बान हुआ? वो इस मिट्टी के लिए हुआ। वो लोग रियल ना एकदम देशभक्त है, मिट्टी के लिए अपना प्राण दे दिया। चाहता था भाग सकता था, और लोग को कोई धन दौलत और ये सब नहीं चाहिए था। क्या चाहिए था? देश की आजादी, सुभाष चंद्र बोस। इसीलिए उन लोगों का नाम आज भी आदमी गर्व से लेता है, आज भी, कि वो लोग रियल क्रांतिकारी था। तो अंग्रेज बोला कि ठीक है भाई, हम उसको ना विधानसभा बम कांड में बरी कर दिए, लेकिन वो जो लाला लाजपत राय पर डंडा चलवाया था सैंडर्स, उसको ये लोग गोली मारे थे। तो उसके मर्डर केस में हुआ कि भाई उसको गोली मारा है, इसलिए इस पर मर्डर केस है, बरी नहीं किया जाएगा। अगर वो मर्डर वाला केस नहीं रहता, खाली ये विधानसभा बम कांड रहता, तो बरी कर देता लोग। तो अंग्रेज बरी करने को तैयार नहीं हुआ। एकदम पंजाब के नवयुवक कह रहे थे गांधी जी से कि जब तक अपना एग्री नहीं होगा तब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं करना है, गांधी इरविन समझौता पर। ना रखे थे।
अपनी तस्वीर अंग्रेज बाद में बोला था ना कि अगर आप लिख के देंगे कि अगर दोबारा ऐसा नहीं करेंगे वो लोग तो हम छोड़ देंगे। ना 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 ना, अरे अंग्रेज लोमड़ी न है, धूर्त न है। अंग्रेज के बाद पर इतिहास पढ़ने पर तो सब इतिहास से उल्टा पलटा हो जाएगा। जो पक्ष हमेशा आता है इसलिए उन लोग जो विरोध करता है ना गांधी जी का, यही बात बोलता है। उस समय पूंजीवादी विचारधारा वाला अलग गांधी जी के लिए बोल रहे थे, साम्यवादी विचारधारा वाला अलग बोल रहे थे, अंग्रेज अलग बोल रहे थे। सब गांधी जी को बदनाम करने में लगा हुआ था। और अंग्रेज जब भारत को बर्बाद करने का कोई कसर नहीं छोड़ा तो गांधी के बारे में सही सही बोलेगा। अंदर क्या मीटिंग होता था कुछ और बाहर आके कह देता था कुछ और, गांधी को बदनाम करने के लिए। लेकिन गांधी पर इतना लोगों को विश्वास था कि गांधी जी ऐसा नहीं करते। भाई गांधी जी सोचो, वो भी कोई भिखमंगा घर के थोड़ी थे, उनके पिता भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वही ना कहते हैं कि आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से हो सकता है किसी का हो, बहुतों का हैसियत नहीं है कि जाके दिल्ली पढ़ ले, है जाके दिल्ली रहने खाने का खर्चा है 15,000 रुपया महीना, उतना बियर करने वाला कोई है इसमें? किसी का गार्जियन देगा? उस समय गांधी जी जाके लंदन से बैरिस्टर पढ़े थे, पैसा था तब ना, क्या हो, पैसा था तब ना लंदन गए थे बैरिस्टर पढ़ने। और दूसरी बात, आके इतना धन दौलत रहते हुए भी जब वो खादी आंदोलन चला रहे थे तो रास्ते में अपना पीच कर रहे थे कि भाई खादी पहनिए खादी पहनिए, तो गांधी जी से कहा ना, कह रहे गांधी जी ये जो रेडीमेड कपड़ा है अंग्रेज वाला उससे खादी महंगा पड़ता है। तब उसी पर गांधी जी अपना वस्त्र त्याग दिए, कहे कि जब तक सभी भारतीयों के शरीर पर कपड़ा नहीं आ जाएगा तब तक हम वस्त्र धारण नहीं करेंगे। तो ये चीज देखिए, सरकार चलाना बहुत, अब मान लो आज मोदी है, आज मोदी है, तो बताइए जितना भारतीय हैं क्या मोदी सबके लिए अच्छा है? नहीं। क्या जितना भारतीय है मोदी सबके लिए खराब है? नहीं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको मोदी से मतलब ही नहीं है वो चाहे अच्छा हो खराब हो, भैया अपना घरे रहो, हम अपना कमा खा रहे, उससे क्या मतलब है। तो हर समय समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, है कि नहीं? का होने का मतलब है मोदी जी पेट्रोल महंगा करे, अरे हम भी सोना मार देंगे अपना सब मेकअप कर देंगे। तो सब कोई वही कर रहा है, महंगा करिए, सब अपना अपना मेकअप करेगा, यही ना होगा? क्या करेगा आदमी? क्या हो राजनंदिनी, कहाँ डंडी मारोगी पिताजी बिजनेस में है कि जॉब में है? हाँ ना, हाँ एमआरपी से 1 रुपया बढ़ा के बेचो। कैसे दूध वाला 25 का 27 में बेचता है? आए? हाँ नीतीश चाचा बिजली बिल बढ़ाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर से प्रीपेड लगा रहे हैं, तो भी दुकानदार बेचारा कहाँ से मेंटेन करेगा? जो चाहिए जाएगा तो चिल्ड ही चाहिए, माने फ्रिज बंद होना नहीं चाहिए, तो बिजली बिल कौन भरेगा? उतना हैवी हैवी बिजली ना खाता है। चलिए खैर, तो हर समय समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। गांधी इरविन समझौता हो गया, कहानी सुनिए, कहानी ना तो टाइम खत्म हो जाएगा। इस नोट्स में कुछ नहीं रखा है, सब इस कहानी में ही है ना? तो गांधी इरविन समझौता हो गया। अब तब गांधी जी तैयार हुए कि चलो भाई गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, और अंग्रेजों के मंशा से तो भली भांति परिचित थे। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो कांग्रेस के तरफ से अकेले केवल गांधी जी गए कि बाबू जहाज में जाना है, आज सब मेन मेन नेता एक साथ जाएंगे लोग, और कहीं जहाज रास्ते में डुबा दिया तब सब काम खत्म हो जाएगा। मान लो जाएंगे, हम जाएंगे तो बाकी लोग बचेगा ना।
और कह रहे थे कि देखो सबको जाने से कुछ मिलने वाला है नहीं। कह के गए थे कि देखो हम जा रहे हैं, कोई आशा उम्मीद मत रखना कि अंग्रेज कुछ देगा, अभी अंग्रेज देने के मूड में कुछ नहीं है। गांधी जी गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा, कोई समझौता नहीं। अच्छा हाँ, इसको गोलमेज क्यों कहा जाता है? हाँ, टेबल। अब जैसे ऐसे हम बैठे हैं, तका हुआ, हम यहाँ के बॉस हो गए, अब बाकी सब हमसे भाई नीचे होगा, कोई देखेगा तो ही ना कहेगा। जब टेबल गोल रहेगा सब बराबरी पर, देखो अंग्रेज का चाह कि मने हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सिख महासभा, एगो के पीछे 5 गो आदमी है तो कांग्रेस के बराबर हो गया। बताइए, एक के पीछे लाखों जनता है, एक के पीछे 200-400 भी है, तो अंग्रेज क्या कर दिया, सबको बराबरी पर ला दिया। देखो चाल देखो। खैर अपने भी बैठा कि हम भी चलो तू लोग के बराबरी में आ जाते हैं। तब मेन वहां था कि कांग्रेस का कैसू गर्दन मरोड़ के इसको नीचे लाया जाए। तो अब समझ गए गोल मेज पर क्यों हुआ था, कि सबको बराबरी दिखाने के लिए, मैंने ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस तुम कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं हो, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हरिजन महासभा सब तुम्हारे बराबर का है। ये मत सोचो कि तुम अकेले जो डिमांड करोगे वो दे दिया जाएगा। ये सब भी हाँ कब हमें हाँ मिलाएगा तब मिलेगा, अब वो सब मिलाने वाला था नहीं। इसीलिए तो इन सबों को अंग्रेज पोष पाल रहा था। आइए, तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए, कुछ नहीं हुआ, फिर वापस चले आए, फिर आंदोलन छेड़े। अब अंग्रेज भड़क गया, अब कहा कि अब बात लगता अब ऐसे नहीं मानेगा, गांधी जी को गिरफ्तार कर। गांधी जी को गिरफ्तार किया और मामला भड़क गया, गांधी जी अनशन पर बैठ गए उसी में। तब तक न 1932 में एगो मैकडोनल्ड अवार्ड आ गया, जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, सांप्रदायिक निर्णय। उसमें घोषणा कर दिया ना, कहा कि कांग्रेस रुक तो गांधी मानोगे नहीं, अभी हम कह दिया ना, हरिजन हिंदू नहीं है, हरिजन हिंदू नहीं है। जैसे मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दिया गया है कि यहाँ से केवल मुस्लिम खड़ा होंगे और मुस्लिम वोट देंगे, वैसे ही ये क्षेत्र हरिजनों का है, और यहाँ से केवल हरिजन खड़ा होंगे और केवल हरिजन वोट देंगे। इसका मतलब कि अब जो उच्च जाति के लोग थे, राजपूत ब्राह्मण, अभी बर्दाश्त होगा? तो अब या तो हरिजन का गुलामी करें या ना तो वो क्षेत्र छोड़ के भागे, यही ना होगा। तो इस पर गांधी जी अनशन पर बैठ गए, कहे कि अब मरेंगे, अब ना जिंदा रहेंगे ना ये सब हम देखेंगे। तब अम्बेडकर को मनाया गया कि अरे अम्बेडकर साहब आप काहे ऐसा कर रहे हैं, पकड़ धकड़ के सब ले आया, गांधी जी से समझौता करवाया कि आप इस पर एग्री मत हो के। अम्बेडकर भी एग्री हो गए थे, हाँ ठीक है करो, बढ़िया है, हम लोग भी अपना अलग देश बाद में मांगेंगे और उसका नाम रखेंगे क्षुद्रिस्तान। डिमांड हो गया था, आई खाली नेहरू के चलते गड़बड़ हो रहा था। इतने पढ़े लिखे और इतने डेवलप होने के बाद अंग्रेजों की चाल, अभी नेहरू अंबेडकर के साथ बैठ के मीटिंग करने या सब को तैयार नहीं थे, कास्ट के नाम पर। तब भाई जब हम लोग अछूत है, हम लोग शूद्र हैं, हम लोग के भाई ना बैठना उठना ना खाना पीना है, कर दो किनारे, हम लोग जहन्नुम में जाए मरे जिए, उससे क्या मतलब है भाई? तू लोग अपना इंडिया लेके आजाद रहो, हम लोगों को अलग कर दो, हम लोग अलगे क्षुद्रिस्तान सब अछूत एक साथ जिएंगे। तो गांधी जी देखे कि अरे ऐसे करेगा तो पूरा था, आज तो इसको तोड़ा, कल फिर और को तोड़ेगा, परसों फिर और को तोड़ेगा, हर कास्ट को, हिंदू मुसलमान तो तोड़ा ही, हिंदू में जितना जात है उसको भी तोड़ देगा। कहीं अहिरिस्तान, कुशवानिस्तान, तेलिनिस्तान, ऐसी पूरा ताने तान हो जाता है इंडिया में।
तो स्थिति आ गया था वही। तब फिर गांधी मनाया गया कि अरे, तब अंबेडकर शांत हुए, कहे कि ठीक है। तब उसी समय अपना एग्रीमेंट हो गया कि चलो ठीक है, हरिजनों के लिए सीट रिजर्व कर दिया जाएगा, सीट रिजर्व कर दिया जाएगा कि केवल वहां से हरिजन खड़ा होंगे, अब वोट सब लोग देगा। जैसे आज भी हम लोगों का सासाराम संसदीय क्षेत्र हरिजन के लिए रिजर्व है ना। विधानसभा में भी बहुत सारा रिजर्व है। पॉपुलेशन पर क्या, पहले तो था कि अपना कर दिया जाए, फिर रोटेट किया जाएगा, लेकिन जगजीवन राम के वजह से सासाराम जो न फंसा कि फंसा रह गया। नियम था रोटेशन करने के लिए, माने इस साल यू है तो अगले साल दूसरा रहेगा, तो अगले साल दूसरा रहेगा, लेकिन फंसा दिया लोग। अब जन्म जुगिए कर दिया सासाराम को। जब से आजाद हुआ है भारत, तब से आज तक सासाराम संसदीय क्षेत्र रिजर्व है। तो यहाँ से जब भी खड़ा होंगे तो अनुसूचित जाति के ही लोग खड़ा होंगे, लेकिन वोट सबको देगा। वोट हम लोग भी देते हैं, हिंदू मुसलमान ब्राह्मण जो भी है सबको देगा। चलिए, तो इसको कहते हैं पूना पैक्ट। ये समझौता हुआ था पूना में, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं नोट्स पर क्या क्या हुआ। तो ऐसी ऐसी सब कहानी चला, आप लोग भी पढ़िएगा ना। तो ये सब कहानी पुराना वाला एनसीईआरटी में दिया था सब बढ़िया से। और एक राइटर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, उनका नाम है बिपिन चंद्रा। वो भारत सरकार के इतिहासकार माने जाते हैं। यूपीएससी में सारा क्वेश्चन उन्हीं के बुक से आता है, तो उसी में ही कहानी एकदम पूरा विस्तार से दिए हुए। आगे देखिए, तो सरकार की प्रतिक्रिया हो गया। हाँ, अब आइए देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन अंडरलाइन करिए, कब हुआ? नवंबर 1930 से जनवरी 1931। इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि शामिल, हाँ याद रखिएगा, इसलिए जब कांग्रेस नहीं गया तो खत्म। तब होता है गांधी इरविन समझौता। 19 फरवरी 1931 अंग्रेज गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के वास्ते तैयार करने के लिए समझौता के लिए बुलाया। इस समझौते के तहत आंदोलन के दौरान सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने एवं पुलिस जातियों के जांच के लिए सरकार तैयार हो गई, लेकिन भगत सिंह एवं उनके साथियों की मांग को अस्वीकार कर दी गई। अब देखिए, तब होता है कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931। इसी में गांधी जी बाल बाल बचे, गाड़ी से जा रहे थे और रास्ते में सब पंजाबी जो युवक था हमला कर दिया कि आप काहे गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए, आपको नहीं करना चाहिए जब तक भगत सिंह को माफ नहीं करता था। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों की सजा माफ न करवाने के मुद्दे पर लोगों द्वारा गांधी जी की बहुत आलोचना की गई। अब आइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। इस सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से एकमात्र व्यक्ति गांधी जी ने भाग लिया, अंडरलाइन करिए। यह सम्मेलन भी असफल रहा। गांधी जी लंदन से लौटने के बाद पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप सरकार ने आंदोलन को कमजोर करने के लिए सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। सांप्रदायिक निर्णय या मैकडोनल्ड अवार्ड अंडरलाइन करिए। 1932 मैकडोनल्ड ना वहां का प्रधानमंत्री था।
मैकडोनाल्ड कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अंग्रेज इस निर्णय के तहत भारत के लोगों में फूट डालने की कोशिश की। इसमें मुसलमान, सिख, यूरोपीय, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई के साथ साथ अनुसूचित जाति को पृथक सांप्रदायिक मताधिकार दिया गया। देखिए यही है शशि भूषण, सासाराम के हमारे पहले स्टूडेंट 53वीं से 55वीं। इसमें कौन तो करी शशि भूषण? तुम ही ना? हाँ हाँ, लो शशि भूषण का फोटो देख। कौन है? रिलेटिव हैं। यही लोग हमको दिल्ली से बुलाया था। इनके भैया रवि भूषण, तो रवि भूषण हमारे साथ थे, छोटा थे। अब शशि भूषण का कहानी सुनिए, कम प्रेरणादायक नहीं है। भगत सिंह आई सबसे कम इन लोगों का जीवनी नहीं है। माने नहीं कहा जाता है शून्य से शिखर तक, तो बल्कि इन लोगों को कहा जाएगा कि पताल से शिखर तक। ये लोग देखी होगी क्या हो, पताल से शिखर तक। जब इनका नहीं हुआ था, ये खुद अपना ट्यूशन पढ़ा के अपना जीवन यापन और पूरा परिवार चला रहे थे। पैसे की तंगी के वजह से पिताजी का इलाज सही से नहीं हो पाया, बेचारे मर गए। एक दिन तक गिर गए थे वहीं ओवर ब्रिज पर, तो क्लास का लड़का सब उठवा के कोई देख लिया, एगो दीपक नाम से, कि अरे आपके पिताजी यहाँ गिरे हैं, तो उठा दिया। ये खुद अपना